हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके सामने एक नया इंडिकेटर लेके आया हूं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको आरएसआई इंडिकेटर के बारे में बताया था और वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल था। आज भी मैं आपको एक और यूज़फुल इंडिकेटर के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है मूविंग एवरेज इंडिकेटर। ये इंडिकेटर आपको मार्केट ट्रेंड को समझने में हेल्प करता है। चलो आगे चलते हैं और देखते हैं किस तरीके से इसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले आप प्ले स्टोर से investing.com की ऐप डाउनलोड कर लें। मैं यहाँ पर investing.com की कोई एडवर्टीज़मेंट नहीं कर रहा हूँ। एक्चुअली यहाँ पे इस ऐप में आप चार्ट्स को और इंडिकेटर को बहुत ईज़िली समझ सकते हैं, इसलिए मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ। सबसे पहले आप इंडिकेटर मेनू बार से जो है एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज और मूविंग एवरेज को सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और जो सेटिंग मैंने यहाँ पे दे रखी है उन सेटिंग के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इंडिकेटर को सेट कर लीजिए। इस इंडिकेटर में आप अपने इंडिकेटर्स को कलर दे सकते हैं जिससे आपको पता रहेगा कि किस इंडिकेटर का कौन सा कलर है। अब आप लोगों की स्क्रीन कुछ इस तरीके से दिख रही होगी। चलिए चलते हैं और मूविंग एवरेज का बेस जान लेते हैं। मूविंग एवरेज में जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो 9 डेज़ की है। इसमें हम लोग 9 डेज़ को कैलकुलेट करके उसको 9 से डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद जो वैल्यू आती है वो उसकी मूविंग एवरेज होती है। इसी तरीके से हम लोग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में भी 9 डेज़ की वैल्यू को ऐड करके 9 डेज़ से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन डिफरेंस इसमें ये होता है कि मूविंग एवरेज सिंपल मूविंग एवरेज रहता है, लेकिन एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में जो लास्ट के डेज होते हैं उसमें उनको वेटेज ज़्यादा मिलती है। इसी तरीके से यहाँ पर मैंने पांचों इंडिकेटर को सेट करा है। इसमें मैंने 50 डेज़, 100 डेज़ और 200 डेज़ का मूविंग एवरेज लिया है। ये मूविंग एवरेज डेली बेसिस पे चेंज होता रहता है, क्योंकि इसमें हर डेज़ की लास्ट फिगर हटते रहती है और लेटेस्ट डे की करंट फिगर ऐड होते रहती है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैंने 200 मूविंग एवरेज को ब्राउन लाइन दी है और 100 को पर्पल और 50 को ब्लैक और 9 डेज़ की को ब्लू दे रखी है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जब भी हमारा मूविंग एवरेज की लाइन ब्रेक होती है, चाहे वो ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो, तो दूसरी ब्रेक लाइन उसके लिए या तो रेजिस्टेंस की लिए काम करेगी या सपोर्ट के लिए काम करेगी। ठीक है, अब मैं इसको आपको ग्राफ में समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जब 50 डेज़ का मूविंग एवरेज को हमारे चार्ट ने ब्रेक करा, निफ्टी ने, उसके बाद उसके लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस था ये लेवल, हमारा 100 डेज़ का मूविंग एवरेज। ठीक है, अब इसको भी ब्रेक कर देता है तो हम लोगों का अगला जो रेजिस्टेंस है वो बन जाता है हमारा 200 डेज़ का मूविंग एवरेज। और यहाँ पे ही मैं आपको बोलूँगा कि आरएसआई कहाँ कब आता है। जब यहाँ पे आपका टूट जाएगा ना ये 200 का, तब आपको आरएसआई बताएगा कि अब जो है कंडीशन आपकी ओवरबॉट है और यहाँ से आप सेल कर सकते हैं। लेकिन आपको जब तक दोनों तरफ से कंफर्मेशन ना मिल जाए, दोनों तरफ से कंफर्मेशन कहाँ मिलेगी कि जब यहाँ से तो ऊपर गया और यहाँ पे जब इसने दोबारा तोड़ा, तो आपकी जो पोजीशन की जहाँ पे आप अपने ट्रेड कंफर्म करेंगे, जहाँ पे सेल करेंगे, वो लेवल होंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको सेल कर देना है और अपना टारगेट रखना है जो नेक्स्ट मूविंग एवरेज की लाइन है उसके कहीं यहाँ पे इस जगह। ठीक है, और यहीं पे आके देखिए यहाँ पे हुआ भी क्या है, यहीं पे आके मार्केट ने फिर से जो है सपोर्ट लिया। ठीक है, और फिर ऊपर की तरफ चल दी।
तो उससे क्या हुआ, आपने जो इतना आपको प्रॉफिट हुआ वो आपने टाइमली उसमें एग्जिट भी हो गए। अब दोबारा से नीचे यहीं से देखिए, यहाँ पे जो है क्या हुआ, इसने 50 डेज के मूविंग एवरेज को मार्केट ने रिस्पेक्ट दी और यहीं से मार्केट दोबारा से ऊपर की तरफ चल दिया। ये देखिए, ये देखिए, अब क्या हुआ, यहाँ पे जो मूविंग एवरेज था उसने 50 डेज के मूविंग एवरेज को सपोर्ट लेके यहाँ पे 200 डेज के मूविंग एवरेज को ब्रेक करा। अगर आपको बाय करना है तो आपने यहाँ पे बाय कर लिया, इस जगह आपकी बाय बनती है। और यहीं पे जो आपको RSI है वो आपको दिखाएगा कि यहाँ पे मार्केट इस जगह वो दिखाएगा सेल करने के लिए कि यहाँ पे ओवरसोल्ड हो चुका है। लेकिन आपको ओवरसोल्ड के बाद लेना कब होता है, जब आपकी लाइन दोबारा से बॉट की तरफ चलती है, बाइंग की तरफ चलती है। RSI में जैसे मैंने पिछले बताया था कि 30 से जो है क्रॉस कर देती है, वो लेवल लगभग यहाँ पे आएगा इस जगह। तो यहाँ पर आपको दोबारा बाय कर लेना है। यहाँ पे जब आप बाय करेंगे तो आप देखिए इसका फ़ायदा कितना होगा। ये देखिए, ये देखिए, इससे क्या हो, एटलीस्ट आप 100 से 150 पॉइंट को ग्रैब कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे फिर क्या हुआ, फिर से जो है 50 डेज के मूविंग एवरेज को यहाँ पे सपोर्ट लिया, इसको यहाँ पे रिस्पेक्ट भी दी, ये रिस्पेक्टेड एरिया है, यहाँ पे रिस्पेक्ट दोबारा दी, दोबारा से वापस आया, यहाँ पे 200 को टच नहीं करा, ठीक है। फिर देखिए, फिर दोबारा ऊपर चल दिया, देखिए यहाँ पे ब्रेक करा तो यहाँ पे फिर 200 को सपोर्ट दे दिया। अब ये सब तो हो गया जो हम लोग अभी चार्ट पे देख रहे हैं। अब मैं आपको जो करंट मार्केट चल रहा है मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ कि आज अगर इस कंडीशन में आप होते और इस इंडिकेटर का यूज़ कर रहे होते तो आपको किस तरीके से प्रॉफिट हो सकता था, ठीक है। इसको छोटा कर लेंगे और करंट मार्केट सिनेरियो में चलेंगे। देखिए करंट सिनेरियो के हिसाब से जो इसने निफ्टी ने 200 के डीएमए को ब्रेक करा है, तो यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ है। मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर सकता है। 200 को यहाँ पे ब्रेक करके अगला सपोर्ट वो यहाँ पर ले सकता है। यानी अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे मार्केट लगभग 9,521 तक पहुँच सकती है आने वाले 3 से 4 दिन में। और अभी अगर मैं जैसे आज थर्सडे है और मैं फ्राइडे की बात करूं तो देखिए फ्राइडे में हमेशा मार्केट अनसर्टेन रहती है, 150 पॉइंट कभी इधर उधर मूव दे देती है। और यहाँ पे अभी जो हमारा करंट पोजीशन है वहाँ पे 200 डीएमए के पास ही मार्केट है। हो सकता है यहाँ से इसको रिस्पेक्ट दे और दोबारा से एक नई रेंज ऊपर की खोल दे, या फिर यहाँ पे ही हम लोग एक ट्रेड बना भी सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं अगर पर्सनली मैं आपको बोलूँ, मैं यहाँ पे अगर ट्रेड बनाना चाहता तो मैं थोड़ा सा वेट करता। मैं यहाँ पे इसको लगभग 9,962 के आसपास मैं एक बार इसको सेल करता और एक छोटा सा एसएल लेता जो होता मेरा लगभग 40 से 50 पॉइंट का। 10,000 17 या 20 के आसपास मैं यहाँ पे एक एसएल रखता और कम से कम एटलीस्ट 200 से 250 पॉइंट जो मेरे करीब इस जगह तक होने चाहिए आज से 3 से 4 दिन में एक्सपेक्ट करता हूँ। दोस्तों मेरी जो एडवाइस है, जो मेरे ट्रेड हैं, वो मेरे पर्सनल एडवाइस हैं। मैं किसी को एडवाइस नहीं करता हूँ कि वो मेरे कहने पे ट्रेड करें या कंफर्म करें। मैं यहाँ पे केवल एक इंडिकेटर को समझा रहा हूँ, तो मैं इससे क्या प्रेडिक्शन हो रहा है मार्केट का, मैं केवल आपको उतना ही बता रहा हूँ। आप अपनी ट्रेड अपने एडवाइज़र से लेके करें तो ज़्यादा बेटर होगा, या अपनी जानकारी
के अनुसार करें। इस इंडिकेटर में मैं कैसे ट्रेड करता हूँ आज मैंने आपको सब कुछ बताया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप इस इंडिकेटर को अच्छे से यूज़ करेंगे। इस इंडिकेटर को आप RSI का संग यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगला जो वीडियो है मैं MACD के ऊपर लेकर आऊँगा, क्योंकि मेरे एक कलीग ने मेरे को बोला था कि आप MACD के बारे में कुछ बताइए। तो अभी मैं थोड़ा सा मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी था, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। नेक्स्ट वीडियो मेरा MACD के ऊपर रहेगा, तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।